अक्सर ये सवाल उठता है कि हमारी सरकार ने इस पंचवर्षीय योजना में इतने लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर कर दिया। तो ये स्वाभाविक इच्छा होती है कि हम जानें कि पावर्टी लाइन क्या है या गरीबी की रेखा है जिसके ऊपर कर दिया। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग ये जानेंगे कि पावर्टी क्या है, गरीबी क्या है। अनुभव तो सबको है, लेकिन किताबी परिभाषा क्या है, व्हाट इज़ पावर्टी, व्हाट इज़ पावर्टी लाइन, और गरीबी की रेखा क्या है। क्या ये गरीबी की रेखा पूरी दुनिया में एक सी है, या पूरे भारत में एक सी है, या हर राज्य में अलग अलग है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं, उनको भी हम लोग टेकअप करेंगे और साथ ही साथ इस बात को भी जानने की कोशिश करेंगे कि गरीबी के कारण क्या हैं, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। बहुत से देशों में अलग अलग कारण हो सकते हैं। एक अमीर देश में कारण दूसरे हो सकते हैं, वहाँ भी गरीब हैं। अमीर देश में भी सब अमीर नहीं है, वहाँ भी गरीब है, और भारत में भी गरीब है। तो हम लोग इस चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी ऑफ इन इंडिया। तो पहले टेकअप करते हैं, पावर्टी क्या है। पावर्टी is a state or condition in which a person or community lacks the financial resources essential for minimum living standard of living। गरीबी का मतलब ये है कि आदमी के पास पैसा नहीं है, फाइनेंशियल रिसोर्सेस नहीं है। कितना? इतना कि वो जीवन के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन कर सके। रोटी कपड़ा और मकान का वो स्तर मेंटेन कर सके जो कि जीवन के लिए ज़रूरी है। दूसरे शब्दों में, पॉवर्टी मीन्स दैट द इनकम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट इज सो लेवल दैट बेसिक ह्यूमन नीड्स कांट बी मेट। ये भी अर्थ है कि अगर आदमी काम तो करता है, रोजगार में तो है, लेकिन उसको इतना पैसा नहीं मिल रहा है कि वो अपने जीवन की या अपने परिवार की जो बेसिक मिनिमम है उसको पूरा कर सके। Poverty stricken people and families might go without proper housing, clean water, healthy food and medical attention। ये गरीबी की रेखा की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन गरीब बहुत हैं। उसमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो गरीबी की रेखा के भी नीचे हैं। तो गरीब की बात कर रहे हैं, अभी गरीबी की रेखा की बात नहीं कर रहे हैं। गरीब वो लोग हैं जो भोजन नहीं कर सकते, जिनके पास मकान नहीं है, जिनके पास साफ पानी नहीं है, जिनके पास कोई मेडिकल सुविधा नहीं है, या वो सुविधा हो भी तो उसको अवेल नहीं कर सकते हैं, पैसा नहीं है। Each nation may have its own threshold that determines how many of its people are living in poverty. This threshold is known as poverty line। बहुत से देशों में गरीबी बहुत है, लेकिन किसको गरीब माना जाए ये ज़रूरी होता है जानना इसलिए ज़रूरी है कि हमें कोई प्लान बनाना है, हमें कोई योजना बनानी है, हमें कोई स्कीम बनानी है, हमें कोई प्रोग्राम बनाना है, तो हम सहायता किन लोगों की करें। वैसे तो हर आदमी कहता है कि गरीब है। एक होता है रिलेटिव पावर्टी, एक आदमी दूसरे आदमी से गरीब या अमीर है। लेकिन एक होता है एब्सलूट पावर्टी, वो आदमी सही में गरीब है, वो किसी से नहीं, वो सब गरीब ही में आता है, वो किसी से कम ज़्यादा वाली बात नहीं। तो एब्सलूट पावर्टी तो हर देश अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से ये तय करता है कि इससे कम आय वाला आदमी गरीबी की रेखा के नीचे माना जाएगा। ये ध्यान लेने की बात है कि अमीर देश में गरीबी की रेखा ऊपर होगी, गरीब देश में गरीबी की रेखा थोड़ा नीचे होगी।
विश्व स्तर पे भी तय हो सकता है कि विश्व में किसको गरीब माना जाए, तो विश्व स्तर पे भी गरीबी की रेखा अलग होगी। तो गरीबी की रेखा हर देश में, हर राज्य में अपने आमदनी के हिसाब से, स्टेटस के हिसाब से, इकोनॉमिक स्टेटस के हिसाब से तय की जाती है। और जैसे एक जो मिनिमम है जो तय कर दिया जाता है योजनाओं के लिए, कार्यक्रमों के लिए, उसको हम कहते हैं पावर्टी। टाइप्स ऑफ पावर्टी, दो तरह की पावर्टी की बात की जाती है। एक तो है एब्सोल्यूट पावर्टी और दूसरा है रिलेटिव पावर्टी। एब्सोल्यूट पावर्टी, a condition where household income is below a necessary level to maintain basic living standards, food, shelter, housing. To show absolute poverty, a cut of income is declared as poverty line. ये पावर्टी लाइन है। एब्सोल्यूट पावर्टी को पावर्टी लाइन से दिखाया जाता है। इतनी आमदनी से नीचे जो हैं वो एब्सोल्यूट पावर्टी में है, यानी वो रोटी, कपड़ा और मकान का इंतजाम नहीं कर सकते। दिस वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 1990। द डॉलर अ डे पावर्टी लाइन मेजर्ड एब्सोल्यूट पावर्टी बाई द स्टैंडर्ड ऑफ वर्ल्ड्स पूरेस्ट कंट्रीज। इन अक्टूबर 1915 द वर्ल्ड बैंक रीसेट इट टू $1.90 a डे। एक जानकारी की बात है कि विश्व स्तर पर, पूरे विश्व के लिए, अमेरिका या हिंदुस्तान या पाकिस्तान के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए पहली बार 1990 में ये तय किया गया कि $1 प्रतिदिन से कम आय वाले लोगों को बिलो पावर्टी लाइन माना जाएगा। और फिर इसको पुनः अक्टूबर 2015 में 1.90 अ डे, $1.9 प्रतिदिन की आमदनी वाले को बिलो पावर्टी लाइन माना गया। समय के बदलने से, डॉलर की वैल्यू घटने बढ़ने से ये परिवर्तन होता है, चीज़ों के महंगा होने से, और ये पूरे विश्व के लिए है, एक देश के लिए नहीं। तो कहने का मतलब ये कि पावर्टी लाइन एक कट ऑफ लाइन है जिसके नीचे के लोग गरीब माने जाते हैं। योजनाएं उन्हीं के लिए बनती हैं कि जो लोग पावर्टी लाइन के नीचे हैं उनको इस तरह से हम सहायता देंगे। और दूसरा जो विचार है कि ये पूरी दुनिया के लिए भी बना हुआ है, और अक्टूबर 2015 में इसकी वैल्यू $1.90 रखी गई प्रतिदिन। यानी कोई भी व्यक्ति अगर $1.9 आज के हिसाब से अगर मान लें कि 70 रुपये है डॉलर, तो ये लगभग $2 के बराबर है। तो 70 दूनी 140, यानी 130-135 रुपये अगर कोई रोज़ कमाता है तो एक आदमी की बात है, परिवार के लिए नहीं। एक आदमी अगर 135 रुपये से कम कमाता है रोज़ तो वो गरीबी की रेखा के नीचे। लेकिन अगर कोई मजदूर 300 रुपये पाता है और उसके घर में 5 आदमी हैं तो भी वो भी गरीबी की रेखा के नीचे है, क्योंकि उसके परिवार की जो आमदनी है वो बढ़ जाएगी। रिलेटिव पावर्टी, तुलनात्मक गरीबी। It is defined from the social perspective, that is living standard compared to economic standard of population living in the surrounding. Hence it is a measure of income inequality. रिलेटिव पावर्टी, जब भी आप किसी से बात करो तो कहते हैं यार हम तो गरीब हैं। गरीब होने का मतलब दूसरे लोगों के पास बहुत पैसा है, रोटी कपड़ा मकान तो सब मिल जाता है, दवा मनोरंजन सब हो जाता है, लेकिन दूसरों की तुलना में हम गरीब हैं। तो ये एक तरह से इनकम इनइक्वालिटी का मामला है, गरीबी की बात नहीं है।
हर आदमी ये कह सकता है कि साहब हम अंबानी से बहुत गरीब हैं। कोई व्यापारी है, बड़ा भारी व्यापारी है, उससे पूछे यार अमीर हो कि गरीब, तो कहेगा साहब अंबानी से तो हम बहुत गरीब हैं। तो ये रिलेटिव पॉवर्टी है। तो दो तरह की पॉवर्टी की बात हम लोगों ने की, एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड रिलेटिव पॉवर्टी। The current poverty line calculation is done based on money spent to consume 2100 and 2400 calories per capita in urban and rural India respectively. अब ये भी देख लीजिए, एक कोई आधार तो होना चाहिए गरीबी का, एकदम नेचुरल आधार होना चाहिए। आदमी क्या इतना खाना नहीं पाता कि अपना जीवन ठीक ठाक चला सके, स्वस्थ रह सके? दवा की बात नहीं, शिक्षा की बात नहीं, मकान की बात नहीं, कपड़े की बात नहीं, सबसे ज़रूरी है खाना। और अगर आदमी सब चीज़ का तो इंतज़ाम करेगा ही, लेकिन खाना तो खाएगा, और अगर वो भरपेट और अपने स्वास्थ्य के हिसाब से खाना नहीं पाता तो उसको मान लेते हैं कि ये गरीब आदमी है। तो अगर ज़रूरत, गांव का आदमी और शहर के आदमी दोनों में श्रम में अंतर होता है। शहर का आदमी कम काम करता है, कुर्सी टेबल पे काम करता है, खेत खोदना उसका काम नहीं है, तो उसको दिन भर में स्वस्थ बने रहने के लिए 2100 कैलोरी चाहिए। अब ये अलग अलग हो सकता है, छोटे बच्चे का अलग है, बड़े बच्चे का अलग है, बुढ़े का कम है, वो अलग हो सकता है, लेकिन ऑन एवरेज शहर के आदमी को 2100 कैलोरी चाहिए और गांव के एक औसत आदमी को 2400 कैलोरी चाहिए, क्योंकि उसका शारीरिक श्रम ज़्यादा होता है। तो उस दृष्टि से अगर कोई आदमी 2100 शहरी और 2400 ग्रामीण इलाके का आदमी भोजन करने, खरीद सकने का पैसा पाता है, तो उसको हम कहेंगे कि वो गरीबी की रेखा के ऊपर है। और अगर नहीं पाता तो उसको कहेंगे गरीबी की रेखा के नीचे। यानी अगर चावल का दाम बढ़ जाए, गेहूं का दाम बढ़ जाए, सब्जियों का दाम बढ़ जाए, तो नेचुरल तरीके से, क्योंकि अब वो खरीद नहीं पाएगा, तो गरीबी की रेखा के नीचे लोग आ जाएंगे। लेकिन सरकार कुछ कुछ समय के बाद इसका पुनर्मूल्यांकन करती है कि गरीबी की रेखा अब कितनी होनी चाहिए, कितने रुपए। ये स्थिर नहीं रहती, ये घटती बढ़ती रहती, घटती तो नहीं है, बढ़ती रहती है। India's proposed but not yet adopted official poverty line in 2014 was rupees 972 a month in rural areas and 1407 a month in cities. ये प्रपोजल आता है कि गरीबी की रेखा कहाँ होगी, देश में गरीबी की रेखा कितने पर रखी जाए। तो अलग अलग कमेटियां बनाई जाती हैं, अलग अलग उसके सुझाव होते हैं, विशेषज्ञ लोग ये तय करते हैं कि गरीबी की रेखा कहाँ पर तय की जाए। फिर इस तरह का प्रपोजल आता है और उसको भारत सरकार स्वीकार करे या न करे, लेकिन कई ऐसे प्रपोजल आते हैं, अगर आप इसमें गहराई से जाएंगे तो आप इसको जानेंगे। More than a quarter of population living in rural areas of India is below the poverty line. आप जब आंकड़ों को पढ़ेंगे तो आप अक्सर ये पाएंगे कि सरकार ये कहती है कि हमने बहुत से लोगों को, करोड़ों लोगों को गरीबी की रेखा के ऊपर कर दिया, लेकिन आज भी ये माना जाता है, देखिए ये एस्टिमेट लगाया जाता है, अनुमान लगाया जाता है, एनएसएसओ ये काम करता है कि पावर्टी लाइन के नीचे कितने लोग हैं और ऊपर कितने हैं, इसका अंदाज लगाने की कोशिश करता है। तो ये माना जाता है कि साहब आज भी 1/4 ग्रामीण लोग गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे हैं। आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन लिविंग इन रूरल पार्ट्स ऑफ 35 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, 25.7% of them
is living below the poverty line according to RBI. RBI का भी एस्टिमेट यही है कि भारत के सभी राज्यों को अगर देख लें, सब राज्यों में अलग अलग होगा, लेकिन सब राज्यों को अगर देखें, यूनियन टेरिटरीज को देखें, तो 25 यानी एक चौथाई 25.7% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है. In the urban areas, the situation is bit better, with 13.7% of population living below the poverty line. ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति खराब है, शहरी क्षेत्रों में भी खराब है, लेकिन थोड़ा कम खराब है. 13.7% लोग शहर में भी गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं, यानी उनके परिवार में रोटी, कपड़ा और मकान जैसी मूलभूत सुविधा जीवन को चलाने के लिए जितना चाहिए उतना उपलब्ध नहीं हो पाता. Altogether, around 22% of Indian population is carrying out its livelihood while being below the poverty line. शहर में कुछ है, गांव में कुछ है. हमारी अधिकांश जनसंख्या गांव में रहती है, शहर में कम रहती है. ठीक है, लेकिन इसका एक अनुमान लगाया गया है कि 22% लोग आज भी पूरे देश में गरीबी की रेखा के नीचे. अलग अलग अनुमान होते हैं, अलग अलग संस्थाएं अलग अलग अनुमान लगाती हैं, इसलिए आंकड़ों में बहुत उलझने की ज़रूरत नहीं है. ये मान लेना चाहिए कि आज भी देश में 25% में ना कहिए, 25% संख्या हो जाए, लगभग एक चौथाई जनसंख्या जो है बिलो पॉवर्टी लाइन है. अभी दूसरा एस्टिमेट मिलेंगे दुनिया के, वो आपको कहेंगे कि नहीं और कम है. The current poverty line is 1059.42 Indian rupees per month in rural areas and 1286 Indian rupees per month in urban areas. अब आप देख लीजिए, रोटी, कपड़ा, मकान अलग अलग कीमत पर उपलब्ध होता है गांव में, शहर में. तो गांव में और शहर में इसमें अंतर मिलता है. रूरल एरियाज में यानी गांव में थोड़ा कम है, 1059 रुपया, और शहर में ज़्यादा है 1286 रुपया. प्रतिदिन नहीं है, प्रति माह. लेकिन आप ये एक व्यक्ति के लिए है, ये करीब 1300 रुपये आ रहा है, और 5 लोगों का परिवार है तो 13 पचे 6500 रुपये अगर किसी की तनख्वाह है या आमदनी हो रही है और 5 लोग हैं तो उसको कहेंगे ये अबव पॉवर्टी लाइन है महीने के हिसाब. India's nationwide average poverty line differs from each state's poverty line. For example, in 2011-12, Puducherry had its highest poverty line of 1,301 rupees a month in rural areas and 1,309 a month in अर्बन एरियाज. पुडुचेरी में बहुत ग्रामीण और शहर का भेद नहीं है, लेकिन हर स्टेट में चूँकि उनकी आर्थिक स्तर अलग अलग है, इसलिए उनके देश की जो गरीबी की रेखा है वो भी थोड़ा अलग अलग हो जाती है. पुडुचेरी में सबसे ऊपर थी और उड़ीसा में गरीब राज्य है. वाइल उड़ीसा हैड द लोवेस्ट पॉवर्टी थ्रेशोल्ड ऑफ रुपीज़ 695 a month for rural and 861 a month for its urban areas. Based on 2019 Purchasing Power Parities International Comparison Program,
अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स प्रोग्राम, ये एक आंकड़ा बता रहे हैं या आप जानकारी दे रहे हैं कि यूनाइटेड नेशंस के एक अनुमान के अनुसार 88 मिलियन पीपुल आउट ऑफ 1.2 बिलियन इंडियंस roughly equal to 6.7% of India's population lived below the poverty line of $1.25। अब आपको आश्चर्य ये होगा कि ये इतना कम कैसे कर दे रहे हो। तो परचेसिंग पावर एक एक्सचेंज रेट होता है। एक्सचेंज रेट पर जब हम किसी देश की आमदनी या खर्चे का अनुमान लगाते हैं तो वो दूसरा आता है, और परचेजिंग पावर पैरिटी पर जब आधार पर जब हम कंपैरिजन करते हैं तो दूसरा आता है। ये कंपैरिजन परचेजिंग पावर पैरिटी पर हुआ है, इस पर हम लोग चर्चा कभी करेंगे बाद में। तो इस तरह से हम लोग इस बात को समझ लें कि इस पावर्टी लाइन क्या है। पावर्टी लाइन वो रेखा है, एक कट ऑफ है जिसके नीचे के लोगों को, आमदनी के लोगों को हम लोग गरीब मानते हैं, गरीबी की रेखा के नीचे, और इससे ऊपर गरीबी के रेखा के ऊपर। तो सरकार की बहुत सी योजनाएं इसलिए बनती हैं कि ये लाभ उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जो गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं। गरीबी की रेखा हर देश के लिए और हर राज्य के लिए वहाँ की सरकार अलग अलग तर्क करती है और वो अपने समाज की हैसियत के हिसाब से करती है। इसका आधार मुख्य रूप से लोगों के कंजम्पशन के स्तर पर निर्धारित होता है, और भारत में इसे कैलोरी कंजम्पशन के हिसाब से तय किया गया है। गांव का आदमी है तो उसे 2400 कैलोरी भोजन खरीदने और खाने का अगर अवसर है तो वो गरीबी की रेखा के ऊपर है, और शहरी आदमी है तो 2100 कैलोरी। आइए अब देखते हैं कॉजेस ऑफ पॉवर्टी। किसी भी देश में गरीबी के बहुत से कारण हो सकते हैं, तात्कालिक हो सकते हैं और स्थायी रूप से चलने वाले कारण हो सकते हैं। जैसे अगर आप देखें कि इस साल कोरोना आ गया, कोरोना के कारण कल कारखाने सब बंद हो गए, लोगों को काम से हटना पड़ा, कोई काम नहीं रहे, बेरोजगारी फैल गई। अब अगर बेरोजगारी फैल गई और तनख्वाह नहीं मिल रही है, आमदनी इतनी तो नहीं हो जाएगी कि आदमी अपना खाना खरीद सके, तो अधिकांश लोग जो लोग बेरोजगार हो गए एक बीमारी के कारण, महामारी के कारण, पैंडेमिक के कारण, तो गरीबी आ जाएगी। गरीबी के बहुत से कारण हो सकते हैं, तात्कालिक भी हो सकते हैं। किसी साल बहुत सूखा पड़ जाए, पूरे देश में सूखा पड़ जाए, किसानों की सारी फसल नष्ट हो जाए, गरीबी हो जाएगी। बड़े पैमाने पर बाढ़ आ जाए या कुछ ऐसा हो जाए, बहुत से ऐसे तात्कालिक कारण हो सकते हैं कि गरीबी में उतार चढ़ाव हो। ठीक है, कोरोना आया था, गरीबी बढ़ी, कोरोना ख़त्म होगा, फिर से सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ऐसे कुछ तात्कालिक कारण होते हैं, लेकिन कुछ परमानेंट कारण होते हैं, हमेशा चलने वाले कारण होते हैं। हम लोग उन्हीं का जिक्र इसमें करेंगे। सबसे पहली बात, द विशस साइकिल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी का दुष्चक्र। गरीबी के दुष्चक्र के बारे में हम आपको इतना बता दें कि ये एक चक्कर है। एक गरीब आदमी गरीब बना ही रहता है। क्यों गरीब बना रहता है? क्योंकि वो एक घेरे में फंसा रहता है जिसको वो तोड़ नहीं पाता हो। जरा इसको समझिए। एक आदमी गरीब है, या एक देश गरीब है, एक प्रदेश गरीब है। गरीबी के कारण उस आदमी
यानी गरीबी का कारण क्या हुआ? आमदनी कम। गरीबी इसीलिए कि आमदनी कम है। आमदनी कम है तो उसकी बचत तो नहीं होगी, या होगी तो बहुत कम होगी। एक देश है, एक व्यक्ति है, एक प्रदेश है, कुछ भी है, अगर आमदनी कम है तो बचत कम होगी। बचत कम होगी तो कल कारखाने या विनियोग कम होगा। कल कारखाने अगर इस तरह से नहीं बढ़ेंगे तो उत्पादन और रोजगार नहीं होगा, और उत्पादन और रोजगार नहीं होगा तो आमदनी भी नहीं होगी, और फिर वही आमदनी नहीं तो बचत नहीं, बचत नहीं तो विनियोग नहीं, विनियोग नहीं तो उत्पादन नहीं, उत्पादन नहीं तो आमदनी नहीं। ये चक्कर चलता ही रहेगा। तो इसलिए सामान्यतः ज़्यादातर ये देखा जाता है कि एक किसान का बेटा किसान ही बना रह जाता है अगर उसमें तोड़ने की कोशिश नहीं करता। शिक्षा और माइग्रेशन दो ऐसी चीज़ें हैं जो एक किसान के बेटे को भी प्रधानमंत्री बना सकती हैं। वो लेकिन अगर उसी में फंसा रहा, गांव में फंसा रहा, तो गरीब रहेगा। तो एक विशस साइकिल ऑफ पॉवर्टी, द विशस साइकिल ऑफ पॉवर्टी, दिस इज a phenomenon used often by economic scientists. It simply means poverty begets poverty. It is a concept that illustrates how poverty causes poverty and trap people in poverty unless an external intervention is applied to break the cycle. पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या का बढ़ना। सभी देशों में ये बात नहीं है। बहुत से देश ऐसे हैं जहाँ जनसंख्या कम हो रही है और उनको चिंता है कि हमारी जनसंख्या कम हो रही है, हम जनसंख्या कैसे बढ़ाएं। लेकिन भारत के लिए तो जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। हम हर साल एक ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन के बराबर जनसंख्या अपने देश में बढ़ा लेते हैं। तो जनसंख्या अगर बढ़ेगी और उत्पादन के साधन उतनी तेजी से नहीं बढ़ेंगे तो जो भी ग्रोथ हमारी होगी उसका अधिकांश हिस्सा तो नई जनसंख्या ले जाएगी। पर कैपिटा इनकम अगर हमने ग्रोथ किया 10% के रेट से, करते नहीं है, 10% से किया, और अगर हमारी जनसंख्या भी 10% बढ़ जाए तो हमारी तो पर कैपिटा इनकम कुछ नहीं बढ़ेगी। तो इसलिए पॉपुलेशन एक्सप्लोजन या जनसंख्या का बढ़ना बहुत महत्वपूर्ण कारण है। इंडियाज पॉपुलेशन हैज़ स्टीडली इंक्रीज थ्रू द ईयर्स। ड्यूरिंग द पास्ट 45 years it has risen at the rate of 2.2% per year, which means on average about 17 million people are added to the country's population each year. दूसरी बात, low agriculture productivity. A major reason for poverty is low productivity in the agriculture sector. The reason for low productivity is manifold. Chiefly, it is because of fragmented and subdivided land holdings, lack of capital, illiteracy about new technologies in farming, the use of traditional methods of cultivation, wastage during storage, etc. बहुत सी चीज़ें सब नहीं लिखी। हमारे देश की अधिकांश जनसंख्या आज भी कृषि पर निर्भर है अपनी जीविका के लिए। कृषि से जीविका बहुत कम हो रही है, लेकिन जनसंख्या का दबाव अभी उतना ही है। अगर हम देखें तो पंचवर्षीय योजना जब हमने शुरू की थी तो हमारी आमदनी का, राष्ट्रीय आय का बहुत बड़ा हिस्सा, करीब 65% कृषि से आता था, और लगभग उतनी जनसंख्या कृषि पर निर्भर भी थी। लेकिन आज कृषि का उत्पादन राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान करीब 15% के आसपास हो गया है, लेकिन जनसंख्या उतनी ही जुड़ी हुई है। तो अगर उत्पादन कम हो गया है और जनसंख्या उतनी ही है तो गरीबी तो हो ही जाएगी। और बहुत से कारण हैं, खास करके इसमें जिक्र नहीं किया, लेकिन मानसून पर निर्भरता बहुत बड़ा कारण है। मानसून पे दो तरह से, एक तो बाढ़ आ जाने से होता है
और दूसरा सूखा पड़ने से होता है। तो कृषि में जब तक बोझ जनसंख्या का नहीं कम किया जाएगा, उत्पादन तो बढ़ रहा है, आप देख रहे होंगे उत्पादन बढ़ रहा है, लेकिन जनसंख्या का बोझ बना हुआ है, उसको वहाँ से हटा के उद्योगों की ओर जब तक नहीं ले जाएंगे तब तक हम अपने देश के गरीबी को बहुत कम नहीं कर सकते। इनएफिशिएंट रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन, उत्पादन के जो साधन है भूमि, पूंजी, श्रम, साहस, संगठन, अगर इसका ठीक से इस्तेमाल हो तो उत्पादन बढ़ता है, उत्पादन बढ़ता है तो आमदनी बढ़ती है, आमदनी बढ़ती है तो गरीबी दूर होती है। लेकिन हमारी टेक्नोलॉजी पुरानी है और सबसे बड़ी बात तो अंडर एम्प्लॉयमेंट है, डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट है और अनएम्प्लॉयमेंट है। आदमी को काम नहीं मिलेगा, रिसोर्स है, उत्पादन का साधन है आदमी, अगर काम नहीं मिलेगा तो वो कैसे अमीर होगा, अमीर क्या होगा, गरीबी से बाहर कैसे निकलेगा। तो एक बहुत बड़ी बात यह है। और कृषि के क्षेत्र में डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, अंडर एम्प्लॉयमेंट, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, इसको समझ लेना चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट माने आदमी के पास कोई काम नहीं। अंडर एम्प्लॉयमेंट, आदमी बीटेक किया हुआ है, उसकी जानकारी इतनी है और वो चपरासी का काम कर रहा है। बीटेक वाला इंजीनियर का काम कर सकता है, लेकिन परिस्थितियों के कारण वो चपरासी का काम कर रहा है, तो अंडर एम्प्लॉयमेंट है। और डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, आदमी को लगता है कि हम काम कर रहे हैं लेकिन उससे कोई उत्पादन नहीं बढ़ता, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो होती है, तो उसको कहते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। जिसको समझिए, एक किसान के पास जो खेत है, अगर उस पर 2 आदमी अपनी मशीन से काम करते रहते हैं तो पर्याप्त जितना उत्पादन हो सकता है वो होता है। अब 2 और आदमी आ गए और वो भी कहते हैं साहब हम किसान हैं, खेत में काम करते हैं, रोजगार क्या है, किसान है, खेत में काम करते हैं, लेकिन उत्पादन वही का वही है, जितना 2 आदमी के होने से होता उतना 4 आदमी के होने से भी उतना ही हो रहा है। तो ये जो 2 आदमी हैं ये अपने आप को मुगालते में रखे हैं कि वो एम्प्लॉयड हैं, दे आर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड। लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये भी एक कारण है कि हमारा जो विकास की गति है वो धीमी रही है। भारत के विकास की गति, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ की बात कही गई, जब भारत में औसतन 3% की ग्रोथ रेट मिल रही थी तो उसको कहा गया कि यार इन लोगों का जो सोचने समझने का तरीका है, जो इनका कल्चर है, उसके कारण ये इनकी ग्रोथ रेट कम हो जाती है और वो उसको हिंदू ग्रोथ रेट कहते हैं। अब आप सोचो, अगर जो 2% के गति से हमारी जनसंख्या बढ़ रही हो 2.2% के, और ग्रोथ रेट इकोनॉमी की 3% हो, यानी देश में उत्पादन 3% बढ़ रहा हो, तो आप कैसे गरीबी की रेखा के ऊपर जा सकते हैं उस समय जबकि आय का वितरण बहुत असमान है, सबको मिलेगा भी नहीं। ये जो 1% बढ़ रहा है या 2%, 3% बढ़ रहा है, इसका अधिकांश हिस्सा अमीर लोग ले जाएंगे, गरीब को कुछ नहीं मिलेगा, तो गरीबी की रेखा से नहीं निकल पाएंगे। इन्फ्लेशन एक और बड़ा कारण है। इन्फ्लेशन में क्या होता है, कीमतें बढ़ती हैं। कीमतें उन चीज़ों की बढ़ती हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिमांड में होते हैं, और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, गेहूँ, चावल, चीनी, दाल, घी, सब्जी, इन सब की कीमतें बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं। और जैसे ही इनकी कीमतें बढ़ेगी, आदमी की खरीदने की क्षमता कम हो जाएगी, और जो 2100 और 2400 कैलोरी की बात है वो आदमी नहीं खरीद पाएगा और गरीबी की रेखा के नीचे आ जाएगा। तो इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा कारण है। अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट, इसकी चर्चा अभी हमने की। देश में बहुत बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है, ठीक है ना,
जनसंख्या के कारण है, उत्पादन क्षमता कम होने के कारण है, वस्तुओं की मांग कम होने के कारण है। बनाना तो आसान है, लेकिन अगर गरीब लोगों के लिए आप बहुत सा टीवी बना दो तो क्या खरीद पाएंगे? क्या नहीं। कारखाने बंद हो जाएंगे, कारखाने बंद हो जाएंगे तो लोग बेरोजगार होंगे। तो खरीदने की क्षमता, डिमांड साइड इकोनॉमिक्स का दो साइड है, डिमांड साइड इकोनॉमिक्स और सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स। डिमांड साइड इकोनॉमिक्स कहता है कि डिमांड को एडजस्ट करो, अर्थव्यवस्था ठीक हो जाएगी। सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स कहता है सप्लाई को ठीक करो। यहाँ तो डिमांड भी कम है और सप्लाई भी कम है, तो अजीब सी स्थिति है। दोनों तरफ से हमारे देश में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है, अंडर एम्प्लॉयमेंट है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, लैक ऑफ एजुकेशन एंड स्किल्ड लेबर। आज भी लाखों लोगों के बेरोजगार होने के बाद भी उद्योगों को ये शिकायत है कि हमको योग्य आदमी नहीं मिलते, स्किल्ड पर्सन नहीं मिलते। हमारे देश में लिटरेसी बहुत, अब लिटरेसी के आंकड़े बताते हैं कि बहुत है, लेकिन बहुत नहीं है। दुनिया में 100% लिटरेसी वाले देश हैं, भारत में नहीं है। और जो लिटरेट कहे जाते हैं आंकड़ों में, वो सही में लिखना पढ़ना नहीं जानते। तो ये एक समस्या बनी हुई है। जॉब अगर हम क्रिएट भी करते हैं तो उसके लायक आदमी नहीं मिलता, फिर हमको मशीनीकरण करना पड़ता है और बेरोजगारी होती है। डेफिशिएंसी ऑफ इफिशिएंट एंटरप्रेन्योर्स बहुत बड़ी बात है। For industrial development, able and efficient entrepreneurs are needed in India. There is a shortage of efficient entrepreneurs. Less industrial development is a major cause of poverty. आइए जरा इसको भी समझें। एंटरप्रेन्योर किसको कहते हैं? साहसी, जो बिजनेस को स्टार्ट करता है, रिस्क लेता है और बिजनेस चलाता है। भारत एक गरीब देश है जहाँ अधिकांश जनसंख्या गरीब है, कुछ लोग अमीर हैं। तो गरीब कैसे एंटरप्रेन्योर बनेगा? एंटरप्रेन्योर बनेगा वो तो सब्जी बेचेगा, खोमचा लगा लेगा, इतना ही कर सकता है, किसी को जॉब नहीं दे सकता। ऐसे एंटरप्रेन्योर्स की बहुत कमी है जो बड़े कारखाने लगाएं और लोगों को जॉब दें। और जब तक जॉब नहीं देंगे, काम नहीं देंगे, रोजगार नहीं देंगे, तो एंटरप्रेन्योर्स जब काम करता है, काम शुरू करता है, कारखाना लगाता है, तो वो लेबर की डिमांड करता है, रॉ मटेरियल की डिमांड करता है, स्किल की डिमांड करता है, टेक्नीशियन की डिमांड करता है। लेकिन अगर एंटरप्रेन्योर्स नहीं हैं तो इस तरह से जॉब नहीं क्रिएट होगी और बेरोजगारी और गरीबी बनी रहेगी। लैक ऑफ प्रॉपर इंडस्ट्रियलाइजेशन, हमारे देश में उद्योगों की कमी है। हमारा डेवलपमेंट अजीब तरीके से हुआ। हर देश में 3 सेक्टर होते हैं। सबसे पहले डेवलपमेंट होता है एग्रीकल्चर सेक्टर का, उसके बाद डेवलपमेंट होता है इंडस्ट्रियल सेक्टर का, और उसके बाद डेवलपमेंट होता है सर्विस सेक्टर का। लेकिन दुर्भाग्य से हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट उतना नहीं हुआ जितना कि लोगों को रोजगार देने के लिए आवश्यक था। इसलिए उत्पादन कम हुआ, उत्पादन करने से आय कम हुई, आय कम करने से बचत कम हुई। ये जो विशेष साइकिल ऑफ पॉवर्टी है और अनएम्प्लॉयमेंट है। लो रेट ऑफ ग्रोथ, इस पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं। गरीब देश इसलिए रह जाता है कि विकास की दर कम होती है। विकास की दर कम होती है तो विशेष साइकिल ऑफ पॉवर्टी चलता है, विशेष साइकिल ऑफ पॉवर्टी होता है तो लोग आगे अमीर नहीं हो पाते। द ग्रोथ रेट ऑफ द इकॉनमी हैज़ बीन 3.7% एंड ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन हैज़ बीन 1.2%. So compared to population, per capita growth rate of the economy has been very low. It is the main cause of poverty. इस पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है कि सड़क होनी चाहिए,
बिजली होनी चाहिए। ये जो चीज़ें उत्पादन में सहायक है, कारखाने के को ये सुविधा मिलनी चाहिए इकॉनमी की ओर से। कोई कारखाना सड़क तो नहीं बनाएगा, कोई कारखाना अपने लिए बिजली तो नहीं पैदा करेगा अगर वो बहुत बड़ा कारखाना है। तो देश के विकास के लिए जरूरी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करे। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो कल कारखाने खुलेंगे, रोजगार मिलेगा, तो गरीबी दूर होगी। लेकिन अगर बिजली नहीं है, ट्रांसपोर्ट नहीं है, तो बहुत मुश्किल है कि गरीबी से निजात पाई जा सके। सोशल फैक्टर्स, कुछ सामाजिक कारण भी हैं। Apart from economic factors, there are also social factors hindering the eradication of poverty in India. Some of the hindrance in this regard are laws of inheritance, caste system, certain wasteful tradition, etc. हमारे देश में कुछ सामाजिक कारण भी हैं, जैसे जाति प्रथा। उदाहरण के लिए, जाति का मतलब है कि ये काम आप कर सकते हो, ये काम नहीं कर सकते। अगर एक ब्राह्मण गांव में चाय की दुकान लगाना चाहे और रोजगार करना चाहे, अब तो कर सकता है, लेकिन पहले बड़ा मुश्किल था, पंडित जी की चाय की दुकान बन जाती। और कोई पिछड़ी या शूद्र जाति का आदमी चाय की दुकान खोलना चाहे तो कोई उसके यहाँ चाय नहीं पी सकता। तो ऐसे में कैसे विकास होगा और कैसे गरीबी दूर होगी? इसी तरह से वेस्टफुल बहुत सी चीज़ें हैं। लोग आमदनी करने के लिए, बिजनेस लगाने के लिए उधार नहीं लेते, लेकिन बेटे की शादी है, बेटी की शादी है, उसके लिए उधार लेकर के फंस जाते हैं। वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट के लिए उधार नहीं लेंगे, कंजम्पशन के लिए उधार लेंगे। तो बहुत से ऐसे सामाजिक कारण हैं। जैसे हमारे देश में बहुत से, अब तो माइग्रेशन बहुत बढ़ गया। पहले लोग कहते थे गांव छोड़ के जाओ ही नहीं, गांव में ही रहो, तो कैसे गरीबी दूर होगी? तो ये बहुत से ऐसे कारण हैं सामाजिक। कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन, देखिए ये आज तो कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन नहीं एक कारण है, लेकिन पहले बहुत बड़ा कारण था। हमारा हम जो गुलाम रहे बहुत समय तक, और ख़ास करके जब उपनिवेशवाद या अंग्रेज यहाँ पर आए, तो वो भारत इसलिए आए थे कि भारत एक अमीर देश था, सोने की चिड़िया कहा जाता था। देश अमीर था, लोग गरीब थे, बात अलग है, लेकिन देश अमीर था। और यहाँ लूट मचाई, यहाँ के कल कारखाने बंद करा दिए और इंग्लैंड से सामान यहाँ पर आने लगा। तो जो कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन है, उसने हमारे देश को स्वतंत्रता के समय जब आज़ाद किया तो हम बहुत गरीब हो चुके थे। और विशस साइकिल ऑफ पॉवर्टी आप जानते ही हैं। अगर विशस साइकिल ऑफ पॉवर्टी है और आप गरीब हो गए, तो फिर आप गरीबी के चक्कर में ही फंसे रहेंगे, और जनसंख्या बढ़ती गई तो आप और गरीब होते चले जाएंगे। तो कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन को भी एक कारण मान सकते हैं, और वो है क्लाइमेटिक फैक्टर्स, ये भी एक कारण है। कभी सूखा, कभी बाढ़। मोस्ट ऑफ इंडिया पुअर बिलोंग टू स्टेट्स बिहार, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड। Natural calamities such as frequent flood, disaster, earthquakes, cyclones, floods cause heavy damage to agriculture in these states. ये सारे राज्य जिनकी बात की गई है, यूपी, बिहार, ये कृषि प्रधान है और इनकी कृषि मानसून पे निर्भर है। तो कभी बाढ़, कभी सूखा नष्ट कर देता है। आपने देखा होगा कुछ समय पहले किसानों ने आत्महत्या कर ली, बड़ी संख्या में किसानों ने आत्महत्या कर ली। क्यों? फसल खराब हो गई। फसल क्यों खराब हुई? बीमारी लग गई, पानी नहीं बरसा, सूखा पड़ गया।
ये जो हम कृषि पर निर्भर हैं और कृषि क्लाइमेट पर निर्भर है, तो इसका परिणाम ये होता है कि किसान कभी भी इस झंझट से मुक्त नहीं होता। वो उधार लेता है और चुका नहीं पाता, और फिर उसके पास एक ही रास्ता नज़र आता है, आत्महत्या का। तो बहुत से ऐसे कारण हैं जो कि गरीब बनाए रखते हैं गरीब को, और हिंदुस्तान इस तरह के संकट से गुजर रहा है। लेकिन काफ़ी कोशिश हो रही है, बहुत सारी योजनाएं सरकार ने चलाई हुई हैं, और जिनके कारण इस देश से गरीबी, लगातार गरीबों की संख्या में कमी आई है। परसेंटेज तो वही का वही बना हुआ है, लेकिन संख्या में कमी आती गई है। आपने हमारी बात सुनी, धन्यवाद।